जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है चैन सिंह और आज से दोस्तों हम शुरू कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर बात करना। तो उसी के संदर्भ में आज 4 ऐसे प्रश्न लेके आया हूं अध्याय 1 से, जो कि परीक्षा में आना संभव है, मतलब परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आप वीडियो में अंत तक रहिएगा, क्योंकि मैं ये तो बताऊंगा ही कि इस प्रश्न के अंतर्गत हमें क्या लिखना है, साथ में आपको आज मैं आंसर भी लिख कर देने वाला हूं। आपको आपकी स्क्रीन पर आंसर भी दिखाई देगा, तो वहां से आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं, या फिर यदि आप नोट्स तैयार करते हैं तो नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक रहिएगा, चारों प्रश्नों के आपको जवाब आज मिलने वाले हैं। हमें देखिए किस प्रकार से लिखना है। तो पहले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो पहला प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, वार्षिक परीक्षा में तो पूछा ही जाना है। ठीक है, तो इसे आप तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए मैं सबसे पहले क्या करता हूं, आपकी स्क्रीन पर आप देखिए आपको आंसर मिल गया होगा कि किस प्रकार से लिखना है। ये मैंने तैयार कर लिया है, आपको पका पकाया यहाँ पर मिल रहा है, सिर्फ खाना है। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आप उतार कर रख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर हम किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले 2 लाइन आपको दिखाई दे रही होंगी, उन 2 लाइनों को आपको लिख देना है। क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर हम निम्न तालिका के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। ये लिखेंगे, इसके बाद एक तालिका बनाएंगे 3 कॉलम की, जिसमें पहले कॉलम में हम लिखेंगे अंतर का आधार। क्या लिखेंगे, अंतर का आधार। आधार मतलब कि किस बेस पे हम अंतर कर रहे हैं। और दूसरे कॉलम में व्यष्टि अर्थशास्त्र लिख देंगे। क्या लिख देंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसके बाद जो तीसरा कॉलम है उसमें क्या कर देंगे हम, समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, इस प्रकार से हम टेबल बनाएंगे और इसी पर फिर हम अंतर स्पष्ट करेंगे। तो पहला हमारा अंतर का आधार हो गया, दूसरे कॉलम में व्यष्टि अर्थशास्त्र, तीसरे कॉलम में समष्टि अर्थशास्त्र। आपको आंसर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। ठीक है, तो इसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए या फिर लिख लीजिए। मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूं। देखिए जैसे कि पहला हमने कर लिया अंतर का आधार, हमें अर्थ लिख देना है। ठीक है, इसमें अर्थ लिख देंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है, जिसमें हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत मतलब कि एक फर्म का हो गया, एक परिवार का हो गया, एक उद्योग का हो गया, इस प्रकार का अध्ययन करते हैं, तो वो किस में आ जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है, मतलब सिंगल इकाई का, किसका करते हैं हम, जब सिंगल इकाई का अध्ययन करते हैं तो वो किस में आ जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। और समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है, जब हम योगात्मक अध्ययन करते हैं। योगात्मक अध्ययन मतलब कि पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना हो, पूरे उद्योगों का अध्ययन करना हो, राष्ट्रीय आय का अध्ययन करना हो, पूर्ण रोजगार का अध्ययन करना हो, तो वो किस में आ जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र में आ जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसी के आधार पर जो मैंने देखिए अंतर किए हुए हैं, आपको जो आंसर में दिख रहा है 6 अंतर के आधार लिए हुए हैं मैंने, तो 6 को आप वैसा का वैसा ही उतार लीजिए। चलिए बढ़ते हैं। आज हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए एक टॉपिक को हम समझेंगे तो लगभग आधे घंटा लगता है एक टॉपिक को समझने में, और वो मैं नहीं चाहता हूं कि इतना समय लूं आपसे 4 पृष्ठ में। तो आपको मैं आंसर दे रहा हूं, तो बस आप आंसर लिख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, पहले हमें ये मालूम होना चाहिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी विशेषताएं लिख सकते हैं। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। निजी जो व्यक्ति होते हैं, निजी व्यक्ति मतलब से उद्योगपति। ठीक है, जैसे हमारे देश में टाटा हो गया, अंबानी हो गया, रिलायंस ग्रुप हो गया, अडानी ग्रुप हो गया, ये क्या है, ये निजी क्षेत्र के व्यक्ति हैं। जब इन व्यक्तियों का मतलब कि इस प्रकार के पूंजीपतियों का अधिकार उत्पादन के जो साधन होते हैं उन पर होता है, मतलब एक प्रकार से स्वामित्व होता है। ठीक है, सरकार उन पर वहां पर ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करती है। जो भी उत्पादन करना है उनका जो निर्णय है वो स्वयं उद्योगपति लेते हैं, पूंजीपति लेते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। अब आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए उसमें क्या लिखा है। सबसे पहले मैंने उसकी परिभाषा लिख दी है, परिभाषा के बाद फिर मैंने क्या लिखी हुई है, विशेषताएं लिखी हुई हैं। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। अब दोस्तों लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट विदेश जो विशेषताएं थी उनके पॉइंट लिख दिए हैं। जैसे केंद्रीय नियोजन का अभाव होता है, ये लिख दिया है। ठीक है, अब यदि प्रश्न 3 मार्क्स का है, कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का,
तो जितना आपको आंसर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर उतना ही लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन यदि यही प्रश्न 5 मार्क्स में आ जाता है या फिर 8 में आ जाता है तो फिर आपको जो पॉइंट लिखे हुए हैं उनका थोड़ा सा वर्णन 2 लाइन या 3 लाइन में करना होगा, ताकि आपका जो आंसर है वो अधिक शब्दों का हो। वहाँ पर शब्दों की संख्या भी दी जाती है कि आपको कितने शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो 3 मार्क्स के लिए इतना ही काफ़ी है, और यदि अधिक मार्क्स में पूछा जाता है तो फिर आप इन्हें पढ़कर जाइएगा और पूरे पॉइंटों की भी व्याख्या आपको करनी होगी। ये क्लियर हो गया। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों का वर्णन करो। ठीक है, तो यहाँ पर एक शब्द और मैं शायद भूल गया हूँ, 4 क्षेत्रकों का वर्णन। ठीक है, 4 क्षेत्रकों का। अब 4 क्षेत्रक कौन कौन से होते हैं अर्थव्यवस्था के, ये भी हम समझ चुके हैं। किस में समझ चुके हैं? आय के चक्रीय प्रवाह में समझ चुके हुए। जब हमने आय का चक्रीय प्रवाह पढ़ा तो पहले 2 क्षेत्रों में समझा, फिर 3 क्षेत्रों में, फिर 4 क्षेत्रों में। तो वही 4 क्षेत्रकों का हमें वर्णन करना है। लेकिन कैसे करेंगे वर्णन, ये देखिए। जैसे कि पहला हम लिखेंगे कि क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के जो 4 क्षेत्रक होते हैं वो निम्न प्रकार से हैं। हम निम्न प्रकार से उनकी व्याख्या कर सकते हैं। और पहले क्षेत्रक में हम लिखेंगे फर्में। क्या है पहला क्षेत्र, कौन सा होता है? फर्में। फर्में क्या करती हैं? फर्में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती हैं, ये भी लिखेंगे। फर्मों का जो काम होता है ये अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करती हैं और लाभ कमाने के लिए उसे बाजार में उपलब्ध कराती हैं, बिक्री करती हैं। ठीक, ये इनका कार्य रहता है। और दूसरा क्षेत्र होता है परिवार क्षेत्र। ठीक है, दूसरा क्षेत्र क्या होता है? परिवार। ठीक है, और ये बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। परिवार क्या करते हैं? परिवार उपभोग करते हैं। परिवार क्या करते हैं? उपभोग करते हैं। ठीक, और उपभोग करने के लिए स्वयं ये निर्णय लेते हैं कि किस वस्तु का हमें उपभोग करना है, किसका नहीं करना है। इसके बाद तीसरा जो क्षेत्रक होता है वो होता है सरकार का। मैंने सारी चीज़ें वहाँ पर देखिए लिख दी हैं, तो आपको केवल समझना है और याद करना है। अब सरकार क्या करती है? सरकार नियम बनाती है, कानून बनाती है अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। अर्थव्यवस्था में ज़्यादा उतार चढ़ाव ना हो, इसके लिए कानून बनाती है। कानून बनाती है और उन्हें लागू करती है। और क्या करती है? सरकार न्याय का काम भी करती है। अब देखिए, सरकार जो होती है वह फर्मों से भी टैक्स लेती है और परिवारों से भी टैक्स लेती है, और इस टैक्स के माध्यम से सरकार को जो आय मिलती है वह उससे देश की जो आधारभूत संरचनाएं हैं, इन देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे सड़कें हो गया, अस्पताल हो गया, कॉलेज, स्कूल आदि का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती है। फर्में जो होती हैं वह परिवारों को वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। परिवार होते हैं फर्मों को संसाधन उपलब्ध कराते हैं। ठीक, ये सारी चीजें हम इसमें लिख देंगे। इसके बाद चौथा क्षेत्रक होता है शेष विश्व। कौन सा होता है? शेष विश्व। अब यहाँ क्या आ जाता है? यहाँ पर आ जाता है जब हम किसी एक देश से दूसरे देश को व्यापार कराते दिखाते हैं। जैसे कि कल हमने जब विनिमय दर समझा हुआ था तो वहाँ पर हमने समझा था, क्या समझा था, कि अमेरिका से जब भारत क्या करता है? व्यापार करता है, तो क्या होता है, यदि भारत में जो जिस वस्तु का उत्पादन हो रहा है उसे अमेरिका में भेजता है तो वो कहलाता है निर्यात। ठीक है, ये बात हम कल भी कर चुके हैं। और अमेरिका में यदि किसी वस्तु का निर्माण हो रहा है और अमेरिका यदि भारत भेजता है तो अमेरिका के लिए तो निर्यात होगा, लेकिन भारत के लिए क्या होगा? आयात होगा। भारत क्या होगा? भारत के लिए क्या होगा? आयात होगा। अभी देखिए, जो हमने भेजा है वो अमेरिका के लिए क्या होगा? आयात होगा, लेकिन हमारे लिए निर्यात होगा। और जो हम अमेरिका से मंगा रहे हैं वो हमारे लिए आयात होगा और अमेरिका के लिए निर्यात होगा। ठीक है, तो निर्यात का क्या होता है? भुगतान प्राप्त होता है। अब जैसे यहाँ पर निर्यात हो रहा है भारत को, तो इसे क्या मिलेगा? भुगतान प्राप्त होगा। यहाँ पर अमेरिका निर्यात कर रहा है तो यहाँ पर भुगतान भारत को करना पड़ेगा और अमेरिका को प्राप्त होगा। समझ में आ गया? तो ये शेष विश्व का काम रहता है जहाँ पर एक देश दूसरे देश से व्यापार करते हैं। ठीक, तो ये 4 क्षेत्रक हैं अर्थव्यवस्था के। चारों को हम लिखेंगे। जैसे कि पहला क्षेत्र फर्म हो गया।
फर्म के बारे में लिखेंगे कि फर्म अर्थव्यवस्था में क्या करती हैं, पूंजी का निवेश करती हैं, वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करती हैं और अपने लाभ के लिए बाजार में बेच देती हैं। तो ये आंसर लिखा हुआ आपको दे दिया है मैंने, अब ज़्यादा मैं इसमें नहीं समझाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, चौथे नंबर का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है 1929 की महामंदी का वर्णन कीजिए। अब 1929 की महामंदी का हमें वर्णन करना है तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये किस प्रकार की मंदी थी। तो जैसे कि हमने प्राचीन जो पढ़ा हुआ है, प्राचीन ना कहकर हम क्या बोलते हैं उसको, परंपरावादी विचार। परंपरावादी विचार में हमने से का नियम पढ़ा हुआ है। अब से का नियम क्या कहता था कि जो उत्पादन होता है, जो पूर्ति होती है, वह अपनी मांग स्वयं ही उत्पन्न करती है। इनका कहने का मतलब ये था कि आप उत्पादन करते जाइए और जो उत्पादन आप कर रहे हैं वह स्वतः ही बाजार में बिक जाएगा। क्यों बिक जाएगा? क्योंकि बाजार में मांग और पूर्ति एक समय दोनों बराबर हो जाएंगी, पूर्ण रोजगार की स्थिति होगी, सभी को रोजगार मिलेगा। केवल आपको क्या करना है, मजदूरी की दर और वस्तुओं की जो कीमत है उनमें परिवर्तनशील रखना है उन्हें, ठीक है, स्थिर करके नहीं रखना है। यदि स्थिर करके रखोगे तो फिर संतुलन स्थापित नहीं होगा, ये इनका मानना था। सभी लोग उसी विचार पर चले, उत्पादन करते गए, उत्पादन करते गए, उत्पादन करते गए। अब सभी लोगों को जब काम मिलता है तो मजदूरी की दर वहाँ पर गिर गई। मजदूरी की दर गिरने से क्या हुआ, लोगों ने मांग करना बंद कर दिया, तो बाजार में मांग कम हुई और उत्पादन बढ़ता जा रहा था। ऐसी स्थिति में उत्पादकों के पास बहुत सारा भंडार हो गया माल का। अब ये भंडार होने से क्या हुआ, जब मंदी की स्थिति आई, मंदी की स्थिति मतलब कि लोगों को आय तो बढ़ नहीं रही थी क्योंकि मजदूरी की दर गिर रही थी। मजदूरी की दर गिरने से बाजार में मांग कम हो गई। ऐसी स्थिति में फिर उत्पादकों ने क्या किया, अपना जो उत्पादन है उसको बंद कर दिया, ठीक है। पहले सोचने लगे कि पहले ये माल बिक जाए फिर उत्पादन करेंगे। तो ऐसी स्थिति में कई लोगों के रोजगार छिन गए। रोजगार छिनने से बेरोजगारी फैली, बेरोजगारी से फिर और ज़्यादा मांग कम हो गई। ऐसी स्थिति फिर एक समय ऐसा आया कि एक भयावह रूप ले लिया, मंदी का रूप ले लिया। मंदी का मतलब कि बाजार में कोई मांग नहीं थी, लोगों के पास काम नहीं था, रोजगार का स्तर गिर गया था, उत्पादन का स्तर भी गिर गया था। और 1929 से लेकर 1933 के बीच इसका अमेरिका और यूरोपीय देशों पर बुरा प्रभाव पड़ा। इन देशों पर बुरा प्रभाव पड़ने से शेष विश्व पर भी बुरा प्रभाव पड़ा, जिससे क्या हुआ कि शेष विश्व का उत्पादन और रोजगार स्तर भी प्रभावित हुआ। एक समय लोग कहते हैं कि ऐसी स्थिति थी कि कुछ लोग एक समय के भोजन के लिए भी काम करने के लिए तैयार थे कि आप हमें एक समय खाना दे दीजिएगा, या तो शाम के शाम या सुबह के सुबह, हम उसी में आपका काम कर दिया करेंगे। तो इतनी भयानक स्थिति वहाँ पर पैदा हो गई थी, ठीक है। कहते हैं 1929 से 1933 के बीच में जो अमेरिका की, ठीक है, अमेरिका की बेरोजगारी दर थी वो 3% से बढ़कर कहाँ पहुँच गई थी, 25% तक पहुँच गई थी। अब ये कंडीशन इतनी बुरी देखकर क्या हुआ कि अर्थशास्त्रियों के विचार में फिर एक नए तरीके से, शुरुआत से एक प्रकार से तो नहीं कहेंगे हम, नए तरीके से अध्ययन करने का विचार आया। लोग प्रेरित हुए, और जब लोग प्रेरित हुए मतलब कि जो अर्थशास्त्री थे, इसी की प्रेरणा स्वरूप, इन्हीं स्थितियों को ध्यान में रखते हुए 1936 में कीन्स की पुस्तक आती है जिसका नाम होता है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है। उसमें फिर क्या हुआ था, समष्टि अर्थशास्त्र की विवेचना की गई थी, तभी से समष्टि अर्थशास्त्र का जन्म माना जाता है। इस आंसर को यदि आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको पॉइंट मिलेगा ये, ठीक है। महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखिए सारे कॉन्सेप्ट पर हम बात करेंगे तो टाइम अधिक लग जाएगा। 4 क्वेश्चंस मैंने आप बताए हैं और आप कहेंगे समय ज़्यादा ले लिया, तो इसलिए हम क्लास को तो अभी यहीं पर बंद करते हैं, ठीक है। चारों क्वेश्चन आप ठीक से समझ लीजिएगा, जो मैंने लिखा हुआ है वही आप लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों में से एक ना एक तो कंफर्म है, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, इन दोनों को विशेष तौर से कर लेना, ठीक है। मंदी वाला भी कर लेना और विशेषताओं वाला। यहाँ पर तीनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं आप ठीक से याद करके रखिएगा, कोई सी भी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पूछी जा सकती हैं। तो मिलेंगे अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।